नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल दुबे सर क्लासेस में। साथियों, आज हम फिर से सैम्पल क्वेश्चन पेपर साइंस 2021 का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा। आइए बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 पर। साथियों, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिए। आइए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। यहाँ पर सवाल पूछा है क्वेश्चन नंबर 11 में कि आप बताइए स्मॉल इंटेस्टाइन की डिज़ाइन में ऐसा क्या खास होता है जिसकी वजह से वो बेहतर एब्जॉर्प्शन कर पाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का डिज़ाइन आप देख पा रहे होंगे, सबसे लंबा पार्ट होता है आपके एलिमेंट्री कैनाल का, और इसकी डिज़ाइन कुछ ऐसी होती है कि इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देखने को मिलते हैं पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन वाले रीजन में, और खासकर इसके ड्यूडेनम वाले रीजन में तो बहुत ज़्यादा। तो इसके ड्यूडेनम वाले रीजन में ये जो प्रेजेंट है स्ट्रक्चर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिनको कहते हैं विलाई, ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। सरफेस एरिया बढ़ाने का सेंस क्या है, आपको अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करनी है तो इसी दूरी को यदि आप इतना घूम करके तय करते हैं, इतना घूम करके अगर आप तय करते हैं तो निश्चित तौर पे सरफेस एरिया क्या होगा, आपने ज़्यादा डिस्टेंस कवर की। इसी तरह से सरफेस एरिया को ये क्या कर देता है, बढ़ा देता है, और सरफेस एरिया बढ़ जाने की वजह से इस क्षेत्रफल से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हर एक रीजन से, इसके हर एक रीजन से, यहाँ से भी, 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 हर एक रीजन से इसके क्या हो सकता है, एब्जॉर्प्शन हो सकता है। ये आपका आंसर यहाँ पर आप लिख देंगे। साथ ही साथ आप इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है क्या, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई which increases the surface area for absorption। कह रहा है कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदरूनी दीवार पर छोटी छोटी विलाई प्रेजेंट होती हैं जो सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं और बेहतरीन एब्जॉर्प्शन हो पाता है। इसी तरह से दूसरा सवाल दिया यहाँ पर, कह रहा है गोट और टाइगर, इन दोनों में बताइए किसका स्मॉल इंटेस्टाइन ज़्यादा लंबा होगा। तो देखिए, गोट और टाइगर दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। आपको पता होना चाहिए टाइगर नेचर में कैसा होता है भाई, सर ये कार्निवोर्स है, और गोट कैसा है सर, हर्बीवोर्स है। तो जो कार्निवोर्स होंगे उनका स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा होगा, क्यों, क्योंकि उन्हें फ्लैश खाना है और फ्लैश को डाइजेस्ट करना आसान होता है। जबकि गोट को क्या खाना है भाई, घास खानी है। घास में किसकी मात्रा हो सकती है, सेल्यूलोज की, और सेल्यूलोज एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जिसको पचाना बहुत ही मुश्किल कार्य है। तो इसलिए इनको अपना लार्ज इंटेस्टाइन लंबा रखना होता है, यानी इनके पास नेचर ने लंबा स्मॉल इंटेस्टाइन दे रखा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस रास्ते से डाइजेशन या आसानी से सेल्यूलोज का डाइजेशन हो सके। आप इसका उत्तर भी देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है कि सर गोट बिकॉज ऑफ हर्बीवोर्स ईटिंग ग्रास नीड्स लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू अलाउ द सेल्यूलोज टू बी डाइजेस्टेड। चूँकि इसको सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना है तो उसको अलाउ करने के लिए इसको अपना स्मॉल इंटेस्टाइन कैसा रखना होगा, लंबा रखना होगा। अर्थात नेचर ने उसको क्या किया है, लंबा स्मॉल इंटेस्टाइन दे रखा है क्योंकि उसे सेल्यूलोज बचाना है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, ओजोन बीइंग डेडली पॉइजन कैन परफॉर्म एसेंशियल फंक्शंस फॉर आवर एनवायरनमेंट। कह रहा है कि भले ही ओजोन आपका जहरीले नेचर का है, फिर भी बहुत सारे महत्वपूर्ण फंक्शंस हमारे एनवायरनमेंट में परफॉर्म कर सकता है। इस बात को जस्टिफाई कीजिए आप। तो बिल्कुल कर सकता है, भले ही ये पॉइजनस नेचर का है, लेकिन ये हमारे ट्रोफोस्फीयर के ऊपरी हिस्से में या स्ट्रेटोस्फीयर में ये क्या होता है, पाया जाता है। दोनों में ही थोड़ा थोड़ा इसका हिस्सा है। और ये क्या करता है, सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस को क्या करता है, रोकता है, जिससे हम बहुत सारी समस्याओं से बच सकते हैं, जिससे फसलों के उत्पादन पर भी प्रभाव नहीं पड़ता है, और फीमेल्स भी कैंसर या स्किन टाइप के डिजीजेज भी इसकी वजह से नहीं हो पाते हैं। तो ओजोन यहाँ पर हमारे लिए प्रोटेक्टिव लेयर का काम कर रहा है। तो इसलिए क्या है, हमारे एनवायरनमेंट में एक एसेंशियल फंक्शन परफॉर्म करता है। इसी तरह से और में एक दूसरा सवाल दिया है कि आखिर फूड चेन में 4 से ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल क्यों नहीं हो सकते। तो आपको पता होगा 10% लॉ आपने पढ़ा होगा कि 10% एनर्जी ही अगले ट्रॉपिक लेवल पर ट्रांसफ़र होती है। तो चौथे ट्रॉपिक लेवल तक पहुँचते पहुँचते बहुत कम मात्रा में ऊर्जा बचती है, और इस वजह से भी क्या होता है, ट्रॉपिक लेवल 4 से जनरली ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। आइए इसका सोल्यूशन भी ज़रा देख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, कहता है क्या कि ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ यूवी रेडिएशन। तो ये तो आपके पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। और का आंसर इसने दिया है क्या कि द लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच स्टेप इज ऑन ग्रेट, दे वेरी लिटिल यूजेबल एनर्जी रिमेन्स आफ्टर 4 ट्रॉपिक लेवल। यानी 10% लॉ वाला ही नियम बताया उसने कि सर आखिरी ट्रॉपिक लेवल तक यूज़ करने के लिए बहुत कम मात्रा में एनर्जी रह जाती है, तो उसका 10% अगले ट्रॉपिक लेवल तक जाएगा, बिल्कुल नगण्य हो जाएगा। इसलिए 4 ट्रॉपिक लेवल से ज़्यादा किसी भी फूड चेन में नहीं हो सकते हैं। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पूछता है क्या कि स्टेट द रोल ऑफ पैनक्रियाज
पैनक्रियाज का रोल बताइए इन द डाइजेशन ऑफ फूड। तो पैनक्रियाज आपको पता होगा कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के पास पाया जाने वाला पत्ती जैसी संरचना वाला एक स्ट्रक्चर है जिससे पैनक्रियाटिक जूस प्राप्त होता है। कहाँ पर? ड्यूडेनम वाले रीजन में। और वहाँ पर जो पैनक्रियाटिक जूस आपको प्राप्त होता है वो 3 तरह के एंजाइम निकालता है। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीएजेस, फैट को डाइजेस्ट करने के लिए लाइपेजेस, और फैट को डाइजेस्ट करने के लिए लाइपेजेस, और आपके कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए एमाइलेजेस टाइप के एंजाइम वो क्या करता है? रिलीज करता है। यहाँ देखिए लिखा भी हुआ है, द पैनक्रियास सीक्रेट्स डाइजेस्टिव जूस विच कंटेन्स एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ट्रिप्सिन निकालता है प्रोटीन के डाइजेशन के लिए, लाइपेज फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट, साथ ही साथ एमाइलेज टाइप का एक एंजाइम भी निकालता है जिससे वो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 एसर्शन और रीजन टाइप का क्वेश्चन है। कहता है कि सर आप बताइए, कह रहा है कि आफ्टर वाइट वॉशिंग द वॉल्स अ शाइनी वाइट फिनिश ऑन द वॉल्स इज ऑब्टेन्ड आफ्टर 2 और 3 डेज। कह रहा है कि एक बार अगर हमने दीवार पर वाइट वॉशिंग कर दी तो लगभग 2-3 दिन के बाद दीवार पर बेहतरीन चमक देखने को मिलती है। फिर उसका कारण भी दिया, कह रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड का जो आपके वाइट वॉश में कैल्शियम ऑक्साइड था उसका रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से हुआ टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच गिव्स शाइनी वाइट फिनिश। बिल्कुल, मुझे तो जहाँ तक लगता है कि ये जो दूसरा पॉइंट इसने लिख रखा है ये गलत है, और जबकि जो शुरुआत वाली बात है निश्चित तौर पे 2-3 दिन के बाद एक विशेष चमक आती है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का जो रिएक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ टू प्रोड्यूस कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये थोड़ा गलत लग रहा है। आइए उत्तर भी चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सही कह रहा है ये कि सर एसर्शन इज ट्रू व्हाइल द रीजन इज फॉल्स। ये वाला ऑप्शन आप लगा देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पर ध्यान देते हैं। कहता है कि फूड चेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंट्री ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन आवर बॉडीज़। बिल्कुल सही बात है, आपने देखा होगा DDT एक्यूमुलेट होता चला जा रहा था। ठीक, रीज़न इसका दे रहा था लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फूड चेन्स वेरी ग्रेटली। कह रहा है कि जो फूड चेन की लंबाई है और इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है ये काफ़ी बदलती रहती है। ये भी बात सही है, लेकिन क्या इस एसर्शन का ये रीज़न सही है? बिल्कुल नहीं। तो कह रहा है क्या कि बोथ एसर्शन एंड रीजन्स आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। आइए इसी का और वाला देख लेते हैं। ये कहता है क्या? कहता है कि ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर प्रेजेंट इन लोअर ट्रॉपिक लेवल्स। बात सही है कि सर जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल शुरुआत का अगर होगा, जैसे घास है, घास को खा रहा है बकरी, बकरी को खा रहा है कौन? शेर। तो घास को खाने वाला जो बकरी है इसकी संख्या क्या है? ज़्यादा होती है, क्योंकि पहला या दूसरा ट्रॉपिक लेवल है। पहला तो घास हो गया, ये दूसरा टॉपिक लेवल है। इसका रीज़न दे रहा है द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। कह रहा है कि सर इसका एक ही दिशा में एनर्जी का फ्लो होता है। इस वजह से क्या होता है कि सर इसी वजह से क्या होता है कि सर इंडिविजुअल्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो ये भी बात क्या है, देखिए आप यहाँ पर लिखा है इसका आंसर। कह रहा है कि बोथ एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। ये बात दोनों सही है, लेकिन ये जो दूसरी वाली बात है वो पहली वाली बात को एक्सप्लेन नहीं कर रही है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि अ जेनेटिसिस्ट क्रॉस्ड अ पी प्लांट हैविंग वायलेट फ्लावर्स विद अ पी प्लांट विद अ वाइट फ्लावर। ही गॉट ऑल वायलेट फ्लावर्स इन द फर्स्ट जनरेशन। यानी एक वायलेट कलर के फ्लावर का वाले पी प्लांट का वाइट कलर के फ्लावर वाले पी प्लांट से क्रॉस कराया गया और पहली पीढ़ी में देखा गया कि सभी के सभी फूल कैसे हैं? वायलेट कलर के। तो इसके पीछे रीज़न दिया कि वाइट कलर जीन्स आर नॉट पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। ये बिल्कुल सही जवाब है और ये भी बिल्कुल सही असर्शन है और ये सही एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इसका ये आंसर सही होगा कि असर्शन और रीज़न दोनों सही हैं और यह इसको बेहतरीन एक्सप्लेन भी कर रहा है। आइए ज़रा इसको हम और बढ़िया से समझ लेते हैं, क्योंकि जेनेटिक्स का टॉपिक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने बना रखा है। ये देखिए आप, वायलेट कलर के फ्लावर, इसको हमने, चूंकि ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, इसको हमने कैपिटल लेटर से दिखाया। वाइट कलर वाला ये रिसेसिव कैरेक्टर है। इनको आपस में क्रॉस कराते हैं तो पहली पीढ़ी में चार के चारों आपको कैसे दिखाई दिए? वायलेट कलर के दिखाई दिए। और ये जो स्मॉल वी है, हालांकि इसके भी जीन 50% आए हैं, लेकिन इसका क्या है, ये एक्सप्रेसिव है। कैपिटल वी जो है डोमिनेंट नेचर की वजह से ये क्या है, एक्सप्रेसिव है, इसलिए इसके चार के चारों यानी जितने भी ऑफ स्प्रिंग्स हुई, जितने भी प्रोजने हुए, सबके सब कैसे हुए? वायलेट कलर के हुए। आइए क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि एनर्जी इन द केस ऑफ हायर प्लांट एंड एनिमल्स इज ऑब्टेन्ड बाई। देखो दोस्तों, इसमें आप काफ़ी कंफ्यूज हो सकते हैं कि एनर्जी हायर प्लांट्स में या एनिमल्स में कैसे प्राप्त होती है। तो आप इसका मार देंगे डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड से एनर्जी प्राप्त होती है। बिल्कुल गलत जवाब।
ऑर्गन के रेस्पिरेशन से भी नहीं होती, अंगों में रेस्पिरेशन से आपको एनर्जी नहीं मिलती। टिश्यू या सेल में जो रेस्पिरेशन होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, उससे एनर्जी प्राप्त होती है, चाहे हायर प्लांट्स हो या एनिमल हो। आइए इसी का दूसरा पार्ट देखते हैं। ये भी 1 नंबर का सवाल है। कह रहा है कि एक ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पे ग्राफ दिखाया हुआ है, मैं आपको शो करता हूँ। कह रहा है ये एक ग्राफ दिया हुआ है। ये जो ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ में वाई एक्सिस पर आप देख रहे होंगे ब्लड लैक्टिक एसिड कॉन्सेंट्रेशन, ब्लड में लैक्टिक एसिड का क्या कॉन्सेंट्रेशन है, और इधर की तरफ आप देख रहे होंगे समय। जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है लैक्टिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बताइए ये किस प्रकार का रेस्पिरेशन है। तो दोस्तों एकदम स्पष्ट है कि यह एनारोबिक टाइप का रेस्पिरेशन है। आप देख पाएंगे यहाँ पे 17वें का दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, दूसरा जो पार्ट दिखाया है इसका आंसर एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है। तीसरा इसी पर आधारित एक अगला सवाल दिया इसने, क्या एक दूसरा ग्राफ दिखाया, ये ग्राफ, और इस ग्राफ को दिखाने के बाद फिर वाई एक्सिस पर क्या दिखाया इसने, सप्लाइड एनर्जी, कितनी एनर्जी सप्लाई हो रही है, और साथ ही साथ टाइम रनिंग एट फुल स्पीड इन मिनट, यानी जब बहुत तेज़ी के साथ एक लड़का या एक व्यक्ति दौड़ रहा है, मिनट में कितने समय तक दौड़ा है ये दिखा रहा है। तो प्लॉट ए में आप देख रहे होंगे कि एनर्जी सप्लाई बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही है और एक समय के बाद ये कांस्टेंट हो जा रही है, जबकि प्लॉट बी में पहले ही एनर्जी इतनी थी 100% थी, फिर धीरे धीरे क्या हो रही है, एनर्जी कम होती जा रही है। तो आपको बताना है कि ये प्लॉट ए क्या है, प्लॉट बी क्या है, तो या किस तरह के रेस्पिरेशन को शो कर रहा है। तो प्लॉट ए आपका एरोबिक रेस्पिरेशन को शो कर रहा है, जबकि प्लॉट बी आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन को शो कर रहा है। और चूंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन है इसलिए यहाँ पर एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। यहाँ एरोबिक रेस्पिरेशन होने की वजह से एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है और एक समय के बाद कांस्टेंट हो जा रही है। आप यहाँ पर देख पाएंगे इसका सॉल्यूशन भी। देखिए लिखा है क्या कि सर प्लॉट ए इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन, प्लॉट बी इज़ एनारोबिक रेस्पिरेशन, और इसका जस्टिफिकेशन दिया है अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ हाई एंड कंसिस्टेंट इन एरोबिक एंड लो इन एनारोबिक रिएक्शन। आइए अगला देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल हमारा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया हुआ है, ये देखिए कह रहा है द कैरेक्टरिस्टिक प्रोसेस ऑब्जर्व इन एनारोबिक रेस्पिरेशन आर, यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या क्या देखने को आपको मिल सकता है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल नहीं, एनारोबिक का मतलब ये है कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में, तो ये पहला गलत हो जाएगा। जबकि रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल सही, रिलीज ऑफ एनर्जी बिल्कुल सही, एनर्जी का रिलीज होगा थोड़ी मात्रा में होगा। रिलीज ऑफ लैक्टिक एसिड, हाँ बहुत ज़्यादा अगर क्या कहते हैं लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की सप्लाई में अगर हो रहा होता तो लैक्टिक एसिड का भी एक्यूमुलेशन होने लगता है, वो भी एक तरह का एनारोबिक रेस्पिरेशन है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि दूसरा, तीसरा और चौथा इसका सही है। आइए 5वां सवाल इसी का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 का 5वां भाग। कह रहा है कि स्टडी द टेबल गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द रो दैट हैज़ इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, जिसमें गलत इन्फॉर्मेशन दी है वो बताइए। कह रहा है कि एरोबिक रेस्पिरेशन का जो लोकेशन है वो साइटोप्लाज्म में, यहीं गलत हो गया। एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है जबकि एनारोबिक साइटोप्लाज्म में होती है। दूसरा, एरोबिक का एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड है और इसका इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड है, बिल्कुल सही है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इसमें निकलता है, इसमें इथेनॉल बनता है, अल्कोहल बनाने का फर्मेंटेशन का भी ये प्रोसेस है। एटीपी की मात्रा एरोबिक में ज़्यादा होती है, इसमें लो होती है, ये भी बिल्कुल बात सही है। ऑक्सीजन चाहिए आपको एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए जबकि इसमें नहीं चाहिए। तो मेरे हिसाब से जहाँ तक लगता है कि ये पहला जो इसने पॉइंट दिया है ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कह रहा है क्या कि सर द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो एबिलिटी होती है उस पर सवाल उठाया इसने कि सर आप बताइए। यहाँ पर आपको मैं एक ग्राफ दिखा देता हूँ। कह रहा है कि इस ग्राफ को देख के आप बताइए कि सर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, या आप बताइए कि सर कौन है जो आसानी के साथ, देखिए यहाँ पर सवाल दिया था कि सर डाउन द ग्रुप जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज इन एटॉमिक साइज अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम हायर टू लोअर। अब यहाँ पे कह रहा है क्या कि सबसे ज़्यादा जो होगा वो होगा सीजियम का, फिर उसके बाद रुबिडियम का, फिर पोटेशियम का, फिर सोडियम का, फिर लिथियम का। आप देख पा रहे होंगे कि आपको यहाँ पर ऑप्शन भी दिया हुआ है, यहाँ ऑप्शनल क्वेश्चन था ये, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सीजियम इज़ हाईएस्ट, रुबिडियम उससे बाद, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर लिथियम। आप जानते हैं किसी भी एटम में, आप जब किसी भी एलिमेंट में आप देखेंगे कि यदि वो अपने न्यूक्लियस के करीब हैं उसके इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा सर, उससे इलेक्ट्रॉन निकाल पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मेटेलिक कैरेक्टर इलेक्ट्रॉन छोड़ने की क्षमता को ही कहते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन छोड़ना इसके लिए मुश्किल होगा, जबकि सीजियम के लिए काफ़ी आसान होगा। तो जिसके लिए जितना आसान होगा उसका मेटेलिक कैरेक्टर उतना ही हाई होगा। तो सीजियम बेहतर मेटल है, रुबिडियम उससे कम बेहतर, पोटेशियम उससे कम बेहतर, सोडियम उससे कम बेहतर, और लिथियम सबसे कम बेहतर मेटल है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया।
इसी क्वेश्चन नंबर 18 में इसी ग्राफ को दिखा करके उसने अगला सवाल भी पूछा है। कहता है कि हाइड्रोजन इज प्लेस्ड अलॉन्ग विद द अदर एल्कली मेटल्स दो इट शोज नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। कह रहा है कि भले ही ये लिथियम के साथ रख दिया गया, जबकि आप जानते हैं कि ये नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, तो आखिर इसको मेटल के साथ क्यों रख दिया गया? तो आपको पता होगा हाइड्रोजन फटाक से अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके H+ के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब इस तरह का बिहेवियर शो करेगा वो, चूँकि आसानी से वो भी एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, जैसा कि लिथियम कर देता है, जैसा कि सोडियम कर देता है, जैसा कि पोटेशियम कर देता है, तो बिल्कुल उसी तरह का बिहेवियर इसकी वजह से, इसका होने की वजह से इसको क्या किया गया है, इसको लिथियम के ठीक ऊपर एक ही ग्रुप में रखा गया। हाइड्रोजन, लिथियम, है ना, सोडियम, पोटेशियम, ऐसे करके आपने पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल में। तीसरा सवाल पूछता है कि आप बताइए सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है भाई? फ्लोरीन। ये याद रख लीजिए, आपको यहाँ पे मैंने दिखाया भी है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इसमें कौन है? फ्लोरीन। फिर कहता है ये कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द हैलोजन्स डाउन द ग्रुप क्या होता है? तो जैसे जैसे आप किसी भी हैलोजन के ग्रुप में जब आप ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होने लगती है? घटने लगती है। क्यों? क्योंकि सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव ये फ्लोरीन है। अब घटने क्यों लगती है? तो सर आपको ये पता होगा कि सर इसका एटॉमिक साइज़ छोटा है, इसका उससे बड़ा है, इसका उससे बड़ा है, इसका उससे बड़ा है, तो ये बहुत मुश्किल से इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा। और ये लोग क्या करेंगे, चूँकि ये थोड़े दूर हैं इनके इलेक्ट्रॉन्स, तो ये थोड़े आसानी से छूट जाएंगे, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होगी। अगला सवाल इसने पूछा कि सर देखिए फ्लोरीन का जो साइज़ है 72 पिकोमीटर है, जबकि लिथियम का जो साइज़ है वो 152 पिकोमीटर है। तो आप ये बताइए कि आखिर ऐसा क्यों है, जबकि दोनों के दोनों फ्लोरीन हो गए या लिथियम हो गए, लिथियम इधर होता है और उसके बाद फ्लोरीन। कह रहा है कि फ्लोरीन और लिथियम दोनों के दोनों एक ही पीरियड में हैं, फिर भी जो फ्लोरीन है उसका साइज़ 72 पिकोमीटर है, जबकि लिथियम का साइज़ थोड़ा बड़ा है। ऐसा क्यों? तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी पीरियड में बाएं से दाएं तरफ बढ़ते समय क्या होता है, एटॉमिक साइज़ घटती है। कारण ये है कि सर न्यूक्लियस के बाहर जो ऑर्बिटल है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होने लगे, बढ़ने लगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने लगेंगे तो न्यूक्लियस उसको क्या करेगा, और मजबूती से अपनी तरफ खींचेगा। और इलेक्ट्रॉन और लिथियम जो है आपका यहाँ पर बाएं से दाएं बढ़ रहे थे, तो लिथियम के साथ क्या था कि सर जो आपका साइज़ है वो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो साइज़ होगा ये थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन जैसे जैसे आप इधर की तरफ बढ़ेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल में बढ़ते चले जाएंगे, या इसके बाद वाला ये है तो एक ही ऑर्बिटल में बढ़ते चले जाएंगे यहाँ पर तीसरे वाले ऑर्बिटल में, तो इसकी वजह से इसका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स कम होता है। जबकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब ज़्यादा होते हैं तो क्या होता है कि सर इसका साइज़ छोटा होता है। तो ये आप इसका रीज़न दे देंगे, यहाँ पर मैं आपको पढ़ के भी समझा देता हूँ और क्लियर हो जाएगा। लिखा है क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप ड्यू टू द इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर लिखा है कि सर फ्लोरीन और लिथियम ये दोनों एक ही पीरियड में हैं और साइज़ जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं तरफ बढ़ते समय साइज़ क्या होता है, डिक्रीज़ होता चला जाता है। कारण यही है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं। आइए अगले सवाल पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए कहता है कि एक लड़की है, उसने क्या किया कि एक टेलीस्कोप बनाया, जिसमें यहाँ पर एक बड़ा सा लेंस लिया और यहाँ पर एक छोटा सा लेंस लिया, और इसकी सहायता से एक टेलीस्कोप बनाया जिससे बहुत दूर की चीज़ें देख पाएंगी। तो पूछ रही कि यहाँ पर किस तरह के लेंसेज का इस्तेमाल होगा। तो आप बताइए आपको यहाँ पर किस तरह के लेंसेज का इस्तेमाल होगा दोस्तों। तो सर यहाँ पर कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल होगा। अगला दूसरा सवाल पूछता है कि सर लेंस पावर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि पहले वाले लेंस और दूसरे वाले लेंस की पावर का जो रेशियो है 4:1 है, तो उनके फोकल लेंथ का रेशियो क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि सर पावर इज इक्वल टू 1/f, तो इनके फोकल लेंथ का रेशियो क्या हो जाएगा, जहाँ ये 4/1 है तो ये हो जाएगा क्या, 1/4 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा भाई, है ना। 1/f लिखेंगे तो 1/4/1 कर देंगे, तो ये 1 और 1 मल्टीप्लाई होकर के ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे चला आएगा, यानी 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल पूछता है इसी डायग्राम को दिखा करके कि आप बताइए मैग्नीफिकेशन जो ऑब्टेन होगा लेंस के द्वारा वो कितना होगा। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है सर हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इमेज की हाइट पता चल जाए और ऑब्जेक्ट का हाइट का जो रेशियो होगा वही होता है क्या, मैग्नीफिकेशन। अगला चौथा सवाल इसी में पूछा उसने, क्या कहता है कि सर आई पीस का मैग्नीफिकेशन दे रखा है 3। कह रहा है कि जो इमेज की डिस्टेंस है ये पीछे वाले लेंस से वो 24 है, तो बताइए ऑब्जेक्ट जो है पीछे वाले लेंस से कितनी दूरी पर है। तो इसका सीधा फार्मूला है, जब लेंस का यूज़ होता है तो m इज इक्वल टू v/u। तो m की वैल्यू आपने 3 रख दिया, इमेज की डिस्टेंस यहाँ पर दिया हुआ 24, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पूछ रहा है तो ये u यहीं रह जाएगा,
और u बराबर क्या हो जाएगा, u इंटू 3 बराबर 24, तो u बराबर क्या हो जाएगा, 3 उधर चला आएगा, तो 24 डिवाइडेड बाई 3 यानी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला इसी में 5वां सवाल पूछता है, इफ़ नॉट सो थिक लेंस फाउंड शी पॉलिश देम व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस। अगर बहुत मोटा लेंस नहीं मिला इसको टेलीस्कोप बनाने का तो उसने पॉलिश कर दिया इसी लेंस को, और इससे बताइए क्या क्या फ़ायदे होंगे। तो देखिए, अगर पतले ही लेंस को आप पॉलिश करके लगा देंगे तो पहला फ़ायदा तो ये होगा कि उतनी ज़्यादा हैवीनेस आपको नहीं मिलेगी, तो हल्का भी होगा आपका टेलीस्कोप। दूसरा, कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ लाइट कुड बी पास्ड, बहुत ज़्यादा अमाउंट में लाइट पास नहीं होगी क्योंकि आपने उसको क्या कर रखा है, पॉलिश कर रखा है। तो ये 2 फायदे हो जाएंगे आपको अगर उसने पॉलिश कर दिया तो। आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 20 ज़रा देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि सर आप ये बताइए कि ये एक स्ट्रक्चर दिया है जिसमें वाई एक्सिस पर, या एक ग्राफ दिया है, वाई एक्सिस पर मेटेलिक फील्ड दिखा रहा है और एक्स एक्सिस पर आपको करंट दिखा रहा है। तो आप इसको देख करके बताइए कि सर इन सवालों के जवाब दीजिए। व्हाट टाइप्स ऑफ एनर्जी कन्वर्जन इज ऑब्जर्व्ड इन लीनियर सोलेनॉइड। तो आपको पता होगा कि लीनियर सोलेनॉइड में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का सेकंड देखिए, आप कहता है कि व्हाट विल हैपन इफ द सॉफ्ट आयरन बार इज प्लेस्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। तो सॉफ्ट आयरन बार अगर उसके साथ प्लेस कर दिया गया उसी सोलेनॉइड, जैसे ये सोलेनॉइड है और इसके अंदर हमने क्या कर दिया, सॉफ्ट आयरन डाल दिया, तो सॉफ्ट आयरन क्या करेगा सर, वो भी मैग्नेटाइज हो जाएगा। और कब तक, जब तक कि सर्किट में करंट रहेगी। जैसे ही करंट हटा देंगे फिर उसकी मैग्नेटिज्म समाप्त हो जाएगी। ये परमानेंट मैग्नेट नहीं बनेगा, सिर्फ उसी समय तक रहेगा जब तक कि करंट सर्किट में प्रेजेंट है। इसी 20 का ये देख लीजिए आप, इसी 20 का तीसरा पार्ट दिखा रहा है क्या कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस इनसाइड द सोलेनॉइड आर सिमिलर टू दैट ऑफ। तो कह रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं सोलेनॉइड में वो कैसी होती है, बिल्कुल बार मैग्नेट के जैसी होती हैं। आपने देखा होगा बार मैग्नेट ऐसे सिंपल सा, तो बिल्कुल इसी तरह के यहाँ पे इधर भी और इसी तरह का इधर भी, दोनों तरफ क्या होता है, एक ही बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह सोलेनॉइड में भी क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बनती हैं। अगला सवाल पूछता है ये क्या कि सर आप बताइए कि अगर क्या हो, आफ्टर एनालाइजिंग द ग्राफ अ स्टूडेंट राइट्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्या स्टेटमेंट वो लिख सकता है कि सर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सोलेनॉइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। जैसे मतलब जितना ज़्यादा करंट की वैल्यू होगी उतना ही स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी, इसलिए इसका सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन सही होगा। ये बाकी के तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। इसका 5वां भाग वो कहता है क्या कि चूंकि फ्रॉम द ग्राफ डिड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, कहता है कि फॉर अ करंट 0.8 एम्पियर द मैग्नेटिक फील्ड इज 1.3। आइए इसको ज़रा चेक कर लेते हैं। यहाँ पर दिया है क्या, यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है 0.8 के सामने पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है। तो 0.8 के सामने हमने एक पॉइंट बना लिया, इसके सामने इधर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना है, 13 MT के बराबर होगा। धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आता तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए।